चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जगे हैं आप लोग ना? अब जाके सोएंगे है ना? अभी तो जगे हैं। हाँ चलिए, 7 बजे है सर। अभी 7 बजे ना, सुबह की तो 7 बजे तो जगे नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं है। यस सर, एएम मान लो। गुड मॉर्निंग सर। तो पीएम होते हैं सही। माना ए बराबर पी। इस चैप्टर को हम रोटेशन, हाँ और क्या, माना एएम बराबर पीएम, एएम बराबर एएम। ये बस मान ले एएम तो सेम है। रोटेशनल रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशन मोशन कह दीजिए केवल इसको। दंड पिंडों की घूर्णन गति, दंड पिंडों की घूर्णन गति। चैप्टर का नाम आ रहा है दंड पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशन मोशन। उसमें पहली हेडिंग आ रही है बलाघूर्ण, टॉर्क। बलाघूर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क। बल, क्या आपने पहले परिभाषा पढ़ी थी कभी? जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ा था, बलाघूर्ण के बारे में आया यहाँ है। जब वेक्टर पढ़ते थे तो बलाघूर्ण की बाकायदे डिटेल डिस्कस की थी मैंने, सब चीज़ों के बारे में बताया था। वही रिपीट सवाल भी इस चैप्टर में आने वाले हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए और वह वस्तु उस बल के कारण किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती हो या घूर्णन करने का प्रयास करती हो, बताया था। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का, जैसे दरवाजे की अक्ष फिक्स है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है, घूर्णन करने का तो पिंड पर लगाए गए बल। जा रहे हैं गुप्ता जी? आप अगर बच्चे चले गए हो तो बंद कर सकते हैं। सौरभ सर पढ़ा रहे हैं तो खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रहने दीजिए। क्या बोलते हैं? ताऊ 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 जी, ताऊ जी एक वेक्टर क्वांटिटी है ताऊ। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का बल आघूर्ण, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल, इसी में बल युग्म का आघूर्ण आता है। बल, जब कोई वस्तु दो बराबर और विपरीत बलों के प्रभाव से घूर्णन करती अथवा घूर्णन करने का प्रयास करते हैं। जब कोई वस्तु दो बराबर तथा विपरीत बलों के प्रभाव से घूर्णन करती अथवा घूर्णन करने का तो किसी एक बल का मान और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण है। मैं दोनों चीजें एक साथ समझा रहा हूँ। देखिए, घूर्णन ये भी करेगी और घूर्णन ये भी करेगी। लड़की चोटी है, पकड़ते हैं ऐसे ऐसा, तो एक इधर से लगाते हैं, कार की स्टीयरिंग पकड़ते हैं पैसे, एक खींचते। ये क्या है? बल युग्म का आघूर्ण। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का। अब अगर मैं इस बल का मान वेक्टर के पदों में दे दूं और इस दूरी r को भी मैं वेक्टर के पदों में दे दूं, बोलो दे दो, और आपसे कह दूं बल युग्म का आघूर्ण बताएं, बल आघूर्ण बताएं। क्या बताएं? तो आप इस बल आघूर्ण को बड़ी प्यार से निकाल लेंगे, इस r को प्यार से यहाँ जमा कर देंगे और दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका पता है ना आपको? यहाँ पहले आई जे और के सजा लाएंगे और पहले आई के एलिमेंट पकड़ लाएंगे। इतना तो आता है ना आपको? एफ के एलिमेंट पकड़ लाएंगे, पकड़ लाए ना, बढ़िया सजा दे क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन, बस रिजल्ट हमारे सामने होगा। बस क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना आता है ना। सेम वही सवाल आपको वेक्टर के चैप्टर में मिले थे आपको, ऐसे सवाल जो आपसे कहता है इतना बल है इस बिंदु के प्रति जड़त्व आघूर्ण बताइए। तो आप इसका डिटेल फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन आज डेफिनेशन आ रही है। क्या डेफिनेशन लिखोगे? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। लिखिए,
वीडियो देख के लिखेंगे। नहीं सर बोलिए। हाँ सर देख लो सर। बोलिए। लिखिए, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है, घूर्णन करने का प्रयास करती है, तो उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तथा घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। फिर से बोले, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण समझ में आ गए? आगे की हेडिंग है, अगली हेडिंग है कोणीय त्वरण। अगली हेडिंग है कोणीय त्वरण। ध्यान रखिएगा, वर्ड आ रहा है कोणीय त्वरण। कोणीय अल्फा बोलते हैं, अल्फा। रेखीय त्वरण याद है आपको? रेखीय वेग परिवर्तन की सादा लिखें तो ऐसे और फैशन में लिखें तो दोनों एक ही चीजें। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, गजब के घर चक्कर आदमी हो। अगला बोलने लगे जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है अथवा घूर्णन करने का प्रयास करती है तो उस पिंड पर लगाए गए बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। और बलाघूर्ण को डायग्राम बना के टाउ बराबर आर क्रॉस एफ क्रॉस आर यस सर। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे, आगे की कहानी बताएंगे। सुनो क्या कहता है कोणीय रेखीय त्वरण के बारे में सुना था क्या कभी आपने? रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय। तो अब अच्छा बताओ कोणीय त्वरण क्या होना चाहिए? बिल्कुल बेशक, कोणीय वेग परिवर्तन की सादा वाला हो तो मेगा पार्टी, फैशन वाला हो तो क्या कहना, डी ओमेगा बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय काहे नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अब तो बस सरल चैप्टर फिजिक्स में मिल रहे हैं, अब कोई कठिन चीज फिजिक्स में आनी नहीं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, बस फटाक से अल्फा बराबर एक बार ओमेगा अपान टी, इसी को लिखते हैं डी ओमेगा अपान डी टी। लिख गया? हाँ ओमेगा अपान टी तो होगा। परिवर्तन की दर माने नीचे समय है कि नहीं? आगे चले, नई सीन बनाए। हमारे पास एक अगली कंसेप्ट यहीं से आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। एक हेडिंग आ चुकी है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। V बराबर आर ओमेगा।
सर्कुलर मोशन में क्या था, v बराबर। तो आज हम कहने वाले हैं रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन and angular acceleration and angular acceleration। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो कहेंगे हम जानते हैं कि, इसको भी जानने के लिए हमने जनवाया था आपको। हम जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा। अब ये हम जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा, दोनों तरफ t से भाग देने, लिख दें दोनों तरफ t से भाग देने। तो आप कह दीजिए इसे v बाई टी, इसे कह दीजिए ओमेगा अपान टी। रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण और कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण को अल्फा कहते हैं। कोणीय त्वरण को अभी लिखा गया ना, तो a बराबर आर अल्फा। एकदम तर्ज पर है ना, जैसे फिल्मी गाना आता है उसमें भक्ति गाना बन जाता है, तर्ज नहीं होती है। अब क्या करोगे, अब का PhD करवाऊं क्या इसमें तुमको? दोनों तरफ टी से भाग देने पर, ठीक। क्या लिखा है वे गदा है, लिखा है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भेजा नहीं है कि साफ है ये पूरी तरह से। ए बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा से, बी बराबर आर ओमेगा, तो ए बराबर आर अल्फा नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलो, घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरण। एक डाले घूर्णन गति के, एक डराइव करके दिखाऊंगा और दो डराइव करने को दूंगा। एकदम तर्ज हूं, गाने वाली तर्ज है। पहले फिल्मी बनता है, उसमें भी भक्ति बनता है। फिल्मी वाला आ चुका है, भक्ति वाला आने वाला है। समीकरण कौन दिया था? हैं? हमने दिखाया था, हमने दिया था ना। घूर्णन गति के समीकरण, अभी तक था लीनियर मोशन की इक्वेशन। तीनों गति के समीकरण याद है, v बराबर, डेरिवेशन तो खूब याद होगा। दूसरा वाला पेपर में और तीसरा वाला, अब एनिमल में तैयारी कर लो, इनका सब्स्टिट्यूट मिलने वाला है। घूर्णन गति के समीकरण, रेखीय वेग को कोणीय वेग में परिवर्तित करना। रेखीय वेग को, जो v है वो ओमेगा बन जाएगा और जो u है वो ओमेगा 0 बन जाएगा, जो a है वो अल्फा हो जाएगा। अरे भाई ये अंतिम वेग होता था, तो अंतिम कोणीय वेग ओमेगा कहलाएगा। आप u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक कोणीय वेग क्या बन जाएगा? जो a है वो क्या बन जाएगा, और जो t है तो दुनिया में t ही होता है। टाइम तो दो तरह का, टाइम कोणीय टाइम होता है क्या कोई? देखो ये रेखीय विस्थापन है, तो इसकी जगह कोणीय विस्थापन आना चाहिए। याद है कोणीय विस्थापन को थीटा बोला गया था। u की जगह ओमेगा 0 t अल्फा टी हाफ अल्फा, और अंतिम वेग v को हम ओमेगा कहते हैं, u को ओमेगा 0, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, h की जगह थीटा, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा 0 और v की जगह ओमेगा। तो गति के तीनों समीकरण हो गए। जैसे प्यार से इसके डेरिवेशन को सिखाया था, एकदम उसी तर्ज पर इसका डेरिवेशन होगा। एक सिखा दे रहा हूं, दो करके लाने का काम होगा। जो लोगों ने मोशन हमारे साथ पढ़ा था इनका डेरिवेशन, वही लोग करेंगे, बाकी लोग केवल समीकरण लिखेंगे और बस लिख के रखेंगे।
दो बातें मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। वो लोग जो मेरे साथ मोशन जब पढ़ रहे थे उनको डेरिवेशन भी कई दिन में सिखाया गया था, बड़ी मारी गई थी इसी में, तब जाके सीखे थे। कई दिन उल्टा पुल्टा करते रहे, फिर खूब मार खाए, फिर बाद में एकदम सीधा हो गया। 3 मिनट में तीनों डेरिवेशन होने लगे कि नहीं? एकदम मिनट में 3 मिनट में तीनों होने लगे। 1 मिनट में 3 सेकंड में चलने लगे। लेकिन पहली बार जब पढ़ा तो कैसा लगा था? बड़ा अजीबोगरीब लगा था, पता नहीं क्या है ना, 1 में 20 मिनट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेशन करता हूँ, साथ में इसका करता हूँ, और फिर वही तरह तुमको सिखा दूंगा। तो ये दोनों को गा के ले आना। देखो इसको जब हम लोगों ने किया था तो यहाँ से शुरू किया था, बोल तो नहीं गए? फिर अगले स्टेप में गए थे dv बराबर अल्फा dt। dv बराबर बोले टाइम का फंक्शन था, कहाँ से कहाँ तक जाया करेगा, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जाया करेगा, dv का इंटीग्रेशन झमाझम कहाँ से कहाँ जाने का सीन था, अल्फा इज ए कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ जाने की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खोलना आता है आपको, v बराबर u प्लस a, यही था ना मेरा। अल्फा का स्थान पे अब बताओ अगर इसको ड्राइव करना होगा तो कैसे शुरू करेंगे? हाँ अल्फा की जगह ए, अल्फा की जगह ए, अब क्या हो जाएगा पता है? और वी की जगह क्या हो जाएगा पता है? हाँ सीन सट गया है। डी ओमेगा बराबर अब अल्फा डी टी लिखेंगे। टाइम है तो हमेशा कहाँ से कहाँ तक गया है, और वो यू से भी गया था, ये ओमेगा 0 से ओमेगा जाएगा। पकड़े कि नहीं? जो लोग पहले नहीं पढ़े वो घर बनाए रखी तो इनको लिख लेंगे, मजा आ जाएगा। बस कुछ होना नहीं है, केवल तर्ज बदलनी है। नहीं समझे? ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट लगाएगा कहाँ से कहाँ तक, अल्फा इज ए कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट झमाझम खोल लेगा। आ गया ना? अब देखिए ये बात तो तुम लोग समझ गए होगी, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने आज तक इसका डेरिवेशन नहीं सीखा है, आज उन्हें कैसा लग रहा होगा। अच्छा उनसे पूछो जिन्होंने, आनंद से पूछो, इससे पूछो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ पवन से पूछो, अमन से पूछो। देखिए आता था ये डेरिवेशन जमा तो ये वाला फिर आ गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर ये आ गया ना। आगे चलो, अब केवल इनके साथ चले, हम इनके साथ चले, हम चले क्यों? आप भी तो चल सकते हैं। अगर वो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से डिस्प्लेसमेंट 0 से जाता था, 0 से थीटा। आप इसे यहाँ से शुरू करोगे, ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी, जैसे वो v बराबर डी थीटा अपान डी शुरू होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी, तो बोलो डी थीटा बराबर, प्रथम समीकरण से ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी पकड़ लाएंगे, यहाँ सजा लेंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? ये कहाँ से कहाँ जाएगा? डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा लिमिट फंसाएगा 0 टू थीटा, ओमेगा 0 बिरादरी का नहीं है, एज ए कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन टी, अल्फा कांस्टेंट है, टी की 1 पावर का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट खोले जिंदाबाद, आंसर मिल गया मुर्दाबाद। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लीजिए। अब इतना तो समझ ही गए होंगे। इसको बोर्ड से कॉपी करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक। इसके बाद तीसरा भी है मौके पर, पुराना याद आ रहा होगा, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। तीसरा वाले को झमेले से सेट किया जाए। वहाँ ए होता था, यहाँ अल्फा, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी टी, बोलो ना, डी थीटा का जुगाड़ होगा यहाँ, वहाँ डी एस का जुगाड़ होता था, याद आया कि नहीं? इस डी थीटा को अपान डी टी को हम ओमेगा बोलेंगे, अल्फा को साथ डी थीटा को भेज देंगे, ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा? ई कहाँ देंगे? 0 टू थीटा बे, अल्फा कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है,
अल्फा इज ए कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रेशन राजा बाबू थीटा। थीटा। लिमिट या कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा? 0 से थीटा। ओमेगा की एक पावर है इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से थीटा तो लिखा नहीं। अरे अल्फा को बाहर करने का मन हो तो कर देना, ना मन करे तब वो तो हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अल्फा थीटा हो जाएगा और माइनस करके लोअर लिमिट करेंगे 0 खा जाएगा। अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस करके लोअर लिमिट ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 2 गया इधर उधर और रिजल्ट आया इधर इधर प्लस अल्फा थीटा 2 अल्फा। ये मोशन की तीनों इक्वेशन थी जो रोटेशन हॉरिजॉन्टल मोशन कन्वर्ट हो गया, लीनियर मोशन कन्वर्ट हो गया रोटेशन मोशन में। तो डेरिवेशन आराम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो वीडियो अपलोड रहेगा, बाद में देख के कर लेना, कोशिश करना घर जाके। आया नहीं? नीचे कर ले क्या इसको? नहीं आया, आया हुआ थोड़ा सा कम हुआ है, ला उसको सही कर दें। आओ भाई तुम पूरी आ जाओ। आ गया आ गया ना? चलो इनको हटाएं, दवाई अपनी नहीं है। इसका वीडियो वॉच करना और ये डेरिवेशन कॉपी में होने चाहिए, ध्यान रखें। घूर्णन गति के समीकरण, क्या हेडिंग होगी? घूर्णन गति के। और ये वीडियो देखने के बाद तीनों डेरिवेशन को कॉपी मार दें। और जो बच्चे हमारे नए हैं केवल घूर्णन गति के प्रथम समीकरण को ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर, और लास्ट वाला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा लिख के छोड़ देंगे। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। पुराने लोग हमारे सारे इसका डेरिवेशन अवश्य करें। हो गया क्या घूर्णन गति के समीकरण? अगली हेडिंग में आ जाए, अगली हेडिंग में आ जाए जड़त्व आघूर्ण। क्या हेडिंग आ जाए? जड़त्व आघूर्ण। सीक्वेंस हम थोड़ा आपकी किताब से बिगाड़ेंगे हल्का सा। जड़त्व आघूर्ण। अगली हेडिंग आपकी क्या रही है? जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना? जड़त्व आघूर्ण। पहले सुनिए इसको, पहले समझिए इसको। इस चैप्टर में आपकी मुलाकात इसी से होने वाली है। जड़ जमीन इस चैप्टर की यही है। और एक भयानक सी थ्योरम आएगी, समांतर अक्षों की प्रमेय। अगली परीक्षा जब आप देने वाले हैं तो एक 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आउट करूंगा, जैसे पिछली बार आउट किया था ना। सिद्ध करो प्रक्षेपक का पथवलयाकार होता है, घूर्णन गति के समीकरणों का डेरिवेशन आउट किए थे ना। अब की बार एक और आउट करूंगा और फिर कई और आउट कर दूंगा। अब की बार एनुअल पेपर पूरे आउट कर दूंगा, एनुअल पेपर पूरा आउट कर दूंगा। एनुअल पेपर पूरा आउट कर दूंगा, वो जितना जगह उतना ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल बोर्ड में हम देखेंगे कौन कितना लेता है, कौन कितना लेता है। अभी देखो आज एक बोर्ड का पेपर टेस्ट कराए, अभी समय तुमको रिजल्ट बताएंगे। हाँ बता देंगे तुम लोगों का भी नहीं। हाँ ये इसी में सब वो नहीं, हमारे में 2 बैच चलाते हैं ना। हाँ सबका कमांड टेस्ट है। देखो दुनिया में जितने पिंड होते हैं ये दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति है ना, तो मानना यह एक दृढ़ पिंड है। हम इसको भी थोड़ी देर के लिए दृढ़ पिंड तो मान ही सकते हैं, दबा ना पाए तो दृढ़ ही है। दृढ़ पिंड कौन होते हैं? जिनको हम खूब दबाएं वाएं और कुछ न उखाड़ पाए, वही दृढ़ पिंड है। हाँ हाँ वही दृढ़ पिंड है। और ये देखो ये भी दृढ़ पिंड अगर है तो ये अपनी अक्ष पर ऐसे घूम रहा है। तो ये जो पिंड है ये क्या एक ही पीस है? ये छोटे छोटे हजारों करोड़ों अरबों पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पिंड अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब आप इलेक्ट्रॉन पर मत जाइए, नहीं ज्यादा हो जाएगा। कण को जानते हैं ना, पृथ्वी तो हो सकती है ना। पृथ्वी भी तो एक दृढ़ पिंड है और आप उसके छोटे छोटे पिंड हैं। हाँ, आप सब उसके पिंड हैं। तो कोई भी पिंड दुनिया में छोटे छोटे कणों से, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में आप कण ही तो हैं। पृथ्वी की तुलना में अगर आपको देखा जाए तो आप क्या हैं? आप कण हैं। हम तो कहते हैं कण से भी छोटे हैं। अगर पृथ्वी से तुलना आपकी की जाए तो आप कण हैं। तो एक ये बड़ी सी बॉडी है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हर कण की घूर्णन अक्ष से दूरी पहले वाले की अगर r1 होगी तो दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की,
पांचवें वाले की, अरे पांचे तो नहीं होंगे, कई हजार करोड़ हो सकते हैं। हाँ, तो किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, किसी पिंड का उसके कणों के द्रव्यमान, उसके कणों के और उनकी गुणन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग को कहते हैं। किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके कणों के द्रव्यमान, उसके कणों के और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग को कहते हैं। देखिए m1 r1 स्क्वायर प्लस किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके कणों के द्रव्यमान, उसके कणों के और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर को कहते हैं। इसे कहते हैं, लिखो पहले, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके कणों के द्रव्यमान, कणों के द्रव्यमान, कणों के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरियों, कणों के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरियों के वर्गों, घूर्णन उसके कणों के द्रव्यमान तथा उससे घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों, दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कणों के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर। अब ये डायग्राम आप बनाएंगे बढ़िया प्यारा सा, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही, अब पूरे चैप्टर में यही डायग्राम काम ही करेगा। इसको बाद में लिख देंगे सिग्मा एम स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप? सिग्मा एम स्क्वायर। दैट्स करेक्ट और नॉट? यही तो है, सिग्मा एम स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण समझ में आ गया है? किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण कुछ और नहीं, उसके कणों के द्रव्यमान और उनके कणों के द्रव्यमानों का घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफल का योग। बाद में सिग्मा एम स्क्वायर, सिग्मा एम स्क्वायर। हो गया नहीं? डायग्राम बनाइएगा फटाफट ऐसा सुंदर सा, और ये सिग्मा योग का प्रतीक होता है। हाँ? सिग्मा योग, सिग्मा योग का प्रतीक होता है, बिल्कुल। जब सब प्लस प्लस कर दिया सिग्मा में छोड़ दिया हमने। ये बात भी समझ में आ गई? पक्का? न्यूमेरिकल दिए रहेगा, पता रहेगा ना सर कितने पार्टिकल होंगे। हाँ, बिना इससे कैसे निकालेंगे? वही तो हमें आकाशवाणी नहीं पड़ेगी। सर बम फटता था दिया रहेगा। चलो आगे बढ़ो। आगे हेडिंग डालो। कल आपको कुछ वस्तुओं के सेंटर ऑफ मास याद कराए थे मैंने। क्या तो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, तुम खड़े हो। अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? अर्धगोले का सर पन्ने अब पलट रहे हैं, अभी घर में याद ना आया होगा ना, घर में याद ना आया होगा, पन्ने पलट कर पूछा भी जा सकता है, हाँ? पूछा भी जा सकता है। बता, उस गोले का अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर ऑफ मास अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास। एक मिनट सर बता तो बोला तो सर देख सुन नहीं पा रहा। कौन का बता? कौन?
शंकु। सब बता रहे हैं सर। कल बोले थे ना कि कल रैंडम पूछ सकते हैं, हाँ? बोले थे ना कि कल हम रैंडम पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा बंद करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराने वाला हूँ। कल सेंटर ऑफ मास याद कराए थे, उनको याद रखना। याद रहेगा। अब रहेगा ना, इसकी जरूरत तुमको बहुत रहती है। अब कल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करा रहा हूँ आज। कल कुछ पिंडों के तुमने सेंटर ऑफ मास याद किए थे, आज कुछ पिंडों के जड़त्वाघूर्ण याद करो। कम लगेगा पता कर लिए। तो क्रिया प्रतिक्रिया चलता है ना, हाथ सब में मारा लगा करिए। होगा। एक्शन रिएक्शन अजी हाथ में मारा करिए। डंडा ले आए, इससे बराबर है। बढ़िया है। हाथ में मारा। सर का नहीं सर, सर को भी लगता है। मुक्का से मारिए चल जाएगा। नहीं सर, चलो इधर नहीं सर, डंडे से मारने हाथ में सही। ठीक है, अब कल से वही चलाएंगे। नहीं सर, हमें हाथ से। अब जिसको जैसी इच्छा हो बताना। चलो आगे चलो, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ो। कुछ चीजों के सेंटर ऑफ मास कल मैंने याद कराए थे, फिर से बता रहा हूँ, उनको याद कर लो, कल फिर एक्शन हो सकता है। अब कुछ चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण याद करा रहा हूँ। तुमको किसी चीज के बारे में कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, इसका जड़त्वाघूर्ण आया कहाँ से। याद करा रहा हूँ, उन्हें याद कर लो। जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी, लेकिन मुझे धोखा मत देना कभी। बस सवेरा ही होगा, ध्यान देना। हमारे तुम्हारे बीच में बस केवल रात है, तो अभी लिख रहा हूँ। अच्छा यही है कि अभी इसी वक्त याद कर ले, ताकि सवेरे का ध्यान न रह जाए। सवेरा होते ही तुम्हारा सवेरा कर लो। बृहस्पतिवार है ना, हाँ, कल थर्सडे है ना, तो कल सवेरे ही प्रकट हो जाइएगा। 11:30 घंटे है। 9 बजे ना। बहुत ठंडा लगता 8:30 बजे, 7:30 7:30 बजे सर, 9 बजे वही समय है। 9 बजे तो कुछ चीजों के सेंटर ऑफ मास में याद करा रहा हूँ, प्यार से याद करिए। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग है एमआई ऑफ सम फिगर, सम फिगर। कुछ फिगर्स होंगे, उनके एमआई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण, हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के, डालो हेडिंग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण। इसमें सबसे पहले है थिन रॉड, थिन पतली छड़। अंग्रेजी में नहीं बोलना पड़ेगा, हिंदी में नहीं बोलना पड़ेगा। पतली छड़, पतली, हाँ पता, तीनों ना समझ पाए। थिन रॉड माने पतली छड़। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण। कल आपने क्या किया था? कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र। आज क्या करोगे? कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के जड़त्व। उसमें सबसे पहले क्या है? पतली छड़, थिन रॉड। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली तल पर लंब, तल पर जैसे ये रॉड रखी है ना, ये रॉड तो द्रव्यमान केंद्र से जाएगी और तल पर ऐसे लंबवत रखी, क्रॉस। यहाँ के पड़ता जड़त्व आघूर्ण। तो ICM याद करेंगे, ml² कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। समांतर अक्षों और लंब अक्षों के प्रमेय, मैंने 5 नंबर का पेपर आउट करूंगा। 5 नंबर का पेपर आउट करूंगा। ये क्या है? ये हमारे पास एक पतली छड़ है जिसका जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता ml²/12। क्या होगा? ml²/12। m उसका द्रव्यमान है, l उसकी लंबाई है। m उसका द्रव्यमान है, l उसकी लंबाई है। और दूसरे शख्स हैं रिंग। रिंग समझते हैं क्या? वही छल्ला, हिंदी में लिख दे छल्ला या वलय। ये यहाँ रिंग बैठी हुई है, रिंग की रेडियस r है, रिंग का मास m है। रिंग का मास
और जो एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से जाएगी और ऐसे खड़ी होगी और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे ये थी जेड, जिसको हम ICM भी कहेंगे और IZ भी कहेंगे। सूत्र याद करिएगा यमार स्क्वायर, यमार। तीसरी चीज हमारे पास आने वाली है डिस्क। डिस्क समझते हैं? डिस्क यानी CD कंपैक्ट डिस्क। देखी होगी CD, देखी होगी तस्तरी ऐसी होती है। रिंग और डिस्क में अंतर होता है कि नहीं? डिस्क पूरी बीच में भरी होती है और रिंग बीच में पूरी खाली होती है। थोड़ा सा रहता है बीच में। तो वो तो छेद होगा ना बीच में थोड़ा सा सेट करने के लिए मतलब पूरा सेट तुम्हारे। यस सर। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही जेड अक्ष कहाँ, जिसको ICM कहा, सेंटर ऑफ मास से भी जाना चाहिए और जेड अक्ष भी होना चाहिए। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? हाफ एमआर स्क्वायर। कितना? इसके बाद एक होगा खोखला गोला। खोखला गोला अंग्रेजी से हिंदी में आ गए। खोखला गोला जानते हैं कि नहीं? सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जाएगा तो ICM इज इक्वल टू 2/3 एमआर स्क्वायर। याद रखिएगा 2/3 एमआर स्क्वायर। और एक अंतिम आएगा ठोस गोला। ठोस गोला, खोखला और ठोस में अंतर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हर बार सेंटर ऑफ मास से जाएगी, एक्सिस जेड ही होगी। तो ठोस गोले का याद करिएगा 2/5 एमआर स्क्वायर, 2/5। और एक अंतिम में सिलेंडर लिख लीजिए। सिलेंडर यानी बेलन। हमारे पास अगर एक बेलन होगी आज से, तो बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के और डिस्क के जैसा ही होगा। सेम बेलन और डिस्क का सेम होता है। हाँ जी। ये गल कितनी लिखे हैं? 2/3 खोखला गोले के लिए 2/3 एमआर स्क्वायर, ठोस गोले के लिए 2/5 और बेलन के लिए वही है जो डिस्क के लिए है। इतना काम आज रात भर में तैयार करने का है तुम्हारा। बोलो कर लोगे? सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। सवेरे तुम्हारी पीठ बराबर कर देंगे, याद रखना।